हम लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू कर रहे थे, है ना, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, है ना, एक मिनट, है ना, यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा पीटी, है ना, प्रीलिम्स का मैंने क्या करवा रहा था मैं आपको पीवाईक्यू करवा रहा था। कौन सा? 1998 का बाकी है, ठीक है, 1998 का। और ये क्या है? एंशिएंट इंडिया का है, एंशिएंट इंडिया का है, ठीक है, एंशिएंट इंडिया का। प्राचीन भारत का हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। मैं कोशिश करूँगा वीडियो को छोटा बनाने का, ठीक है, मैं वीडियो को जल्द से जल्द छोटा, इसलिए मैं जल्दी ईयर वाइज करवा रहा हूँ। प्राचीन भारत, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें। आपको 1998 में आपको यहाँ देखिए 10 क्वेश्चन है, ठीक है, 10 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का ये पैटर्न कैसे आ रहा है, कितने कितने क्वेश्चन प्रत्येक ईयर आ रहे हैं। यूपीएससी को क्या बोलते हैं कि कभी भी अचानक क्वेश्चन पूछता है, फिर कभी कम कर देता है संख्या और कभी गोल कर देता है, मतलब क्वेश्चन पूछता ही नहीं, और फिर अप डाउन, जैसे अप डाउन चलता है यूपीएससी में। यूपीएससी और लाइफ को आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे आपके लाइफ में भी अप डाउन चलते होंगे, अभी आपकी पढ़ाई हो रही होगी, कभी नहीं हो रही होगी, ठीक है। उसी टाइप से यूपीएससी भी है, कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है तो कभी बहुत कम पूछता है, ठीक है। पर क्या करना है, हमें इग्नोर नहीं करना है, किसी भी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। और हम फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 1995 से करना है यूपीएससी का पीवाईक्यू, क्या करना है? प्रीलिम्स का एटलीस्ट, ठीक है। प्री का आपको क्या करना है 1995 से, ठीक है। तो मेरे सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा एंशिएंट इंडिया पीवाईक्यू करके, ठीक है। एंशिएंट इंडिया पीवाईक्यू करके आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आप हिंदी मीडियम आप पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम चैनल में, हिंदी मीडियम चैनल में आप चाहिए और उसको करिए, है ना। है ना, बादल राजवैद्य वीडियोस, है ना, इसको मैं आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। और आप क्या कहते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप उसको ये क्या कहते हैं, इसको कमेंट करिए, ठीक है। आपको वीडियो आते रहे इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए। और एक बात बता दूं कि अगर आपको कभी भी निराशा आए शाम को, ऐसा है कि मनुष्य को निराशाएं आती है यूपीएससी के दौरान, ठीक है। तो अगर आपको आए तो आपको क्या करना है, शाम को आप क्या करिए, रोड पर आप टहलिए, पैदल टहलिए, ठीक है। हो सकता है तो आप म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक सुनिए, नहीं तो पैदल टहलिए, है ना। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जितना भी आप चल सकते हैं उतना आप चलिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको परेशानी लगेगा लेकिन क्षण भर दूर हो जाएगा, क्योंकि मैराथन है, इसमें आपको 1 मिनट का कुछ नहीं है, चलते रहना है, ठीक है। आइए सीधा क्वेश्चन में देखते हैं 1998 में, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, आप तो क्या करिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जो लोग तैयारी कर चुके हैं वो इसका प्रैक्टिस आंसर कमेंट में बताएंगे, इससे आपको पता चलेगा आपका ये कितना प्रिपरेशन हुआ है। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग को क्या है कि ये आपको काम देगा, आपको इस एनालाइज करता है इसे, ठीक है। और आपको इस हिसाब से ही आपको स्टैटिक बुक्स पढ़ने हैं, मैं स्टैटिक बुक्स पढ़ाऊंगा, उसके लिए आप लोग वेट करिए। आइए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, ठीक है। दीपवंश का विषय वस्तु है, दिव्यावदान की विषय वस्तु है, ठीक है। महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र परिवर्तन सूत की विषय वस्तु का, ठीक है। आप इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए धर्मचक्र क्या है, धर्मचक्र, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। धर्मचक्र सूत की विषय वस्तु है कौन सा, आपको अष्टांग मार्ग, ठीक है। ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। आइए यहाँ देखते हैं अष्टांग मार्ग, थोड़ा सा समझिए आप इसको, आप नोट्स बनाइए, आप कॉपी लेके बैठिए और लिखिए चीज़ों को, अपनी भाषा में लिखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। हम लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप सीरियस लीजिए, ठीक है, इन चीज़ों को, क्योंकि ये बार बार मैं ये चीज़ नहीं करवा सकूँगा, ठीक है। इंटरनेट में आपको फालतू चीज़ें मिलेंगी हर जगह, वो सब आप करते हैं। इसको आप क्या करिए, जो काम की चीज़ है उसको आप नोट डाउन करिए। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग, देखिए अष्टांग मार्ग क्या है, 8 गो इसमें मार्ग 8 गो रास्ता बताया, जिससे कि आपको यहाँ धर्मचक्र परिवर्तन सूत की विषय वस्तु का सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए 8 मार्ग बताए गए हैं। कितने मार्ग, 8 मार्ग। इसी को अष्टांग कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग इसे कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसका और नाम है मध्यम प्रतिपाद है, या मध्यम मार्ग आपने सुना होगा, मध्यम मार्ग आपने सुन रखा होगा, मध्यम मार्ग इसी को कहते हैं, है ना। क्या है, क्या कहना है, दुखों का मुक्ति, दुखों से, सांसारिक दुखों से मुक्ति। आपके बुद्ध से मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको ये 8 मार्ग को आपको अपने नोट्स में कैसे लिखना है पता है, आप ऐसे एक चक्र बनाइए, ठीक है। इसमें 8 वो ऐसे दिशा दिखाइए और 8 के पास यहाँ पर नाम आप इसको 8 का लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एक डायग्राम भी तैयार हो गया। क्या हो गया, डायग्राम भी। यूपीएससी मेंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डायग्राम को, ठीक है। छोटा डायग्राम है, इसको आप देखिए। क्या है 8 मार्ग, सम्यक दृष्टि, आपको अब याद होना चाहिए चीज़, ठीक है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, इसके बारे में डिटेल समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कि सम्यक दृष्टि मतलब एक अच्छा दृष्टि होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी होना चाहिए, एक अच्छा वाणी होना चाहिए,
कि अच्छे से बातचीत करना बोलना है ना, सम्यक कर्मांत है ना, कर्मांत अच्छे होने चाहिए, सम्यक आजीव अच्छा होना चाहिए, सम्यक व्यायाम होना चाहिए और सम्यक स्मृति होना चाहिए और सम्यक समाधि होना चाहिए। किसी के प्रति दुष्भावना अपने दिमाग में मत रखिए, है ना, अच्छी स्मृति रखिए, है ना, समाधि। ये आज के भी लिए इतनी ही प्रासंगिक है जितना कि उस वक्त इसकी प्रासंगिकता थी, उपयोगिता थी। आज भी हम इसे बहुत कुछ सीखते हैं। एक धर्म का विषय है, इसको आप देखिए। और यहाँ देखिए दीपवंश है ना, दिव्यावदान और महापरिनिर्वाण है ना, ये सब के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे बुद्ध धर्म में, है ना, बुद्ध धर्म में, तो आपको क्या करना है, इसको आपको नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। सब आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर मैंने बता दिया, इसका आंसर आपको क्या है, डी होगा इसका आंसर, ठीक है। एक मिनट फिर से बता दूँ, इसका आंसर डी होगा, ठीक है, पहला। आइए चलिए दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमिलित हैं, ठीक है। लोथल, सारनाथ, राजगीर और नालंदा। प्राचीन गोदी क्षेत्र, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है ना, कहाँ पे हुआ था। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष कहाँ पर था। बौद्ध अधिगम का महान पीठ कहाँ पे है, ठीक है। तो आप ये सब का नाम सुन रहे होंगे। लोथल का है, हड़प्पा का स्थल है। आपको इससे क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे मैच करना है, ठीक है। सारनाथ का है, इसको आपको ऐसे अपने से क्या करना है, आपको इसको आपको ऐसे करके, है ना, ऐसे करके आपको इसको अपने से मैच करना है, ठीक है। कूट क्या है, यहाँ देखिए, कूट को, इसको देखिए, पॉज करिए वीडियो को और आप इसको बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। 1 2 3 और 4, 3 और 4, 1 2 और 4, 1 और 2, इसको करिए पॉज करके। मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है आपका सी नंबर, ठीक है। यहाँ देखिए सी, 1 2 और 1 2 और 4, 1 2 और 4, 1 1 2 और 4, ठीक है। ये वाला नहीं है आपका, ठीक है, एक मिनट, ये वाला नहीं है, ठीक है। आगे आइए, चलिए इसका थोड़ा एनालाइज देखिए। लोथल क्या है, प्राचीन, यहाँ देखिए लोथल क्या है, प्राचीन गोदी क्षेत्र। गोदी क्षेत्र आप समझ जाते हैं, जब मैं हड़प्पा समझाऊंगा तो समझाऊंगा। ये बंदरगाह था एक तरह से, ठीक है। ईंट से बना कृत्रिम गोदीवाड़ा यहाँ पर मिला है। ईंट से बना क्या मिला है, कृत्रिम गोदीवाड़ा, ठीक है। मिट्टी का टेराकोटा का जहाज मिला है। मिट्टी का खिलौना होता है ना टेराकोटा, उसका जहाज मिला है, ठीक है, जहाज मिला है आपको। आप देखिए, उसके बाद अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। चावल के प्राचीनतम उत्पादन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। चावल कहाँ पर का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है यहाँ पर, प्राचीनतम लोथल में, ठीक है, चावल की खेती। मैं आगे सब कुछ बताऊंगा, जब हड़प्पा पढ़ाऊंगा तो सब कुछ। अभी आप सिर्फ पॉइंट नोट करते जाइए कि क्या आपका यूपीएससी सिलेबस में ऐसे रिलेट करके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, आपको कैसे दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है। सारनाथ, यहाँ ध्यान दीजिए, सारनाथ क्या था आपको पता होगा, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश। यहीं पर बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का अपना उपदेश दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन भी यहीं से संबंधित है, ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन। उसका राजगीर, राजगीर से क्या है आपको, राजगीर लिखिए, भेज दीजिए, ऐसे ही आपसे नोट डाउन करते चलिए, नोट डाउन करिए और याद करिए इन चीज़ों को। बिहार में स्थित है राजगीर, बार बार इसको याद करना है, एकदम याद होना चाहिए। बिहार में है राजगीर। हिंदू, बौद्ध और जैनियों का पवित्र स्थल मंडल है। एक क्वेश्चन और भी है कि राजगीर किन धर्मों से संबंधित है, तो हिंदू, बौद्ध और जैनियों, ये तीनों का आपको यहाँ पर मिल जाएगा राजगीर में, ठीक है। आप जाइएगा तो आपको एक बेहतरीन चीज़ मिलेगा जहाँ पर धर्मों का ऐसा मिलाप होता है। आप अच्छा लगता है कि जब सभी धर्म मिल के रहते हैं। आपको ऐसे जगह जाना चाहिए, आप जा पाएँ तो जाएँ। मैं यहाँ पे जाने के लिए आपको कहूँगा, जितने भी ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पे आप जाइए। नालंदा, यहाँ ध्यान दीजिए, नालंदा, नालंदा क्या है, बौद्ध अधिगम का महान पीठ, बौद्ध अधिगम का महान पीठ नालंदा था, ठीक है। बिहार में स्थित है। बिहार के लोग अगर कोई हैं जो नालंदा पर, अभी जो करेंट अफेयर्स आया है, देखिए आप उसके बारे में, आपका चित्र कितना बेहतरीन है इस पर। तो आप ये क्या करिए कि इसको आप बिहार से जो है वो बताइए कि कौन लोग बिहार से हैं। क्या आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आपको बीपीएससी से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। और कोई भी राज्य के हैं, जैसे आपको यूपी के हैं, अगर कोई राजस्थान के, तो आप बताइए कि स्टेट पीसीएस से रिलेटेड क्या आपको समस्याएं आ रही है। और जो यूपीएससी का तैयारी कर रहा है वहाँ से तो बताया कि कितने साल से यूपीएससी का तैयारी कर रहा है और क्या क्या समस्याएं इस जर्नी में आ रही है, ठीक है। नालंदा क्या समझ गया, बौद्ध अधिगम का महापीठ है, बिहार में स्थित है। स्थापना कौन किया था, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था, नालंदा का स्थापना किया था। कौन सा, गुप्त टाइम पीरियड का है नालंदा, आपने पीवाईक्यू में देखा भी था, पिछले पीवाईक्यू में। शासन काल में संबंधित बौद्ध विश्वविद्यालय है, तो बौद्ध विश्वविद्यालय था यहाँ पे, अनेक बाहर विश्व से लोग आते थे यहाँ पर पढ़ने और एक अच्छा धर्मपीठ था। इसके बारे में बताऊँगा आपको, ठीक है, नालंदा। आगे चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित युग्मों से सही सुमेलित कीजिए।
मैं फिर से एक बात बता दूँ तो आपको कि अभी टाइम है, ठंडी के टाइम है, काफ़ी लोगों को नींद आती होगी, शादी और ये सब का सीज़न है अभी बहुत, तो जो लोग अभी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, ये आपको बहुत ही ज़्यादा आगे चल के आपको ये मिलेगा आपको, ठीक है, आपका सेक्रीफाइस व्यर्थ नहीं जाएगा। आज जो आप आइसोलेटेड हैं वो आपको बाद में ये आपको एक अच्छा ज़िंदगी देगा, ठीक है, और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है आपका तैयारी, और आप इतने महान चीज़ों को जान रहे, इतनी बड़ी पद को आपको संभालना है, तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमिलित कीजिए, है ना। मृच्छकटिकम, बुद्ध चरित्र, मुद्रा राक्षस और हर्ष चरित्र, ठीक है। और शूद्रक कौन लिखा था, शूद्रक क्या लिखा था, ये बार बार आ रहा है, आपको ये देखना होगा, ठीक है। मुद्रा राक्षस लिखा था या मृच्छकटिकम, ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। शूद्रक ये बार बार आ रहा है यूपीएससी में, ठीक है। वसुबंधु, विशाखा दत्त, बाण भट्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाण भट्ट। तो ये कौन कौन नीचे दिए कुटों का इस्तेमाल करके बताइए कि कौन सा, एक मिनट, कौन सा है 3 नंबर का, यहाँ देखिए 1, 2 और 4 कौन सा सही है। 1, 2, 1, 3 और 4, 1, 4 और 2 और 3, ठीक है, आप इसका बताइए, ठीक है। 3 नंबर इसका क्या हो जाएगा आपका, ये वाला होगा ना, ये 1, 3 और 4, ठीक है, 1, 3 और 4 इसका बी नंबर। कैसे 1, 3 और 4, यहाँ देखिए 1, 3 और 4। हर्षचरित, बाण भट्ट, ये तो आपको पता होगा। मुद्रा राक्षस, है ना, और शूद्रक, ये आपको पता होगा, बार बार ही आ रहा है। और ये जो बुद्ध चरित है और ये इन्होंने नहीं किया, ठीक है, तो आप समझ गए। आगे चलिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक ने लिखा है, आप बार बार याद रखिए। बुद्ध चरित्र ने अश्वघोष लिखा है, ठीक है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है, ठीक है, ऐसा उल्टा है ना। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है, और बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना की है, ठीक है। और वसुबंधु के बारे में जब भी आपको पढ़ाई हो आप एंशिएंट इंडिया में, तो आप बताएंगे कि वसुदेव का संबंध कहाँ से था, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। सब इसी से एनालाइज किया जाता है, आप समझ रहे हैं यूपीएससी के पीवाईक्यू को। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है, ठीक है। एक आर ए है और दूसरा आर है, ठीक है। इन दोनों वक्तव्यों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं और फिर समझते हैं आगे प्रश्न क्या पढ़ता है। एकदम डिटेल वाइज पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ने से आप हमेशा भागिए मत। कथन ये कहता है, अशोक के राजा, ध्यान सुनिए, अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी, ठीक है। क्या बोला कि राज्य देशों में जो था धार्मिक निष्ठा से ज़्यादा क्या है, आपको समरसता होना चाहिए, क्या कहता है, जनता के मध्य, ठीक है। दूसरा क्या है, कथन आर क्या बोल रहा है, उसने धर्म संवर्धन के स्थापना पर समदृष्टि के विचारों पर प्रसार किया। समझ गए। अब कूट पढ़िए, ठीक है, यहाँ पर कूट क्या दिया गया, कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, ए और आर सही है परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है। और ए सही है परंतु आर गलत है, ये गलत है और ये सही है, ए गलत है और ए आर सही है। तो आपको क्या क्या लगता है, आपने विचार से इसको बताइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए क्या लगता है आपको इसका, यहाँ समझिए, इसका आंसर होगा ये वाला, देखिए ध्यान से, क्या है इसका, ये दोनों सही है और एक दूसरे का व्यापक ये करता है, इसको क्या कहता है, विशेषता बताता है। यहाँ देखिए स्पष्टीकरण करता है, यहाँ देखिए ऐसे आप लोग कर सकते हैं, कथन 1 कथन 2 स्पष्टीकरण करता है, सही स्पष्टीकरण करता है। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण, मतलब धार्मिक निष्ठा, अपने धर्म के प्रति कितना निष्ठा है ये वो तो जरूरी बात है, लेकिन इसके अपेक्षा क्या है कि जनता के मध्य सामाजिक समरसता आपका होना चाहिए, अधिक महत्वपूर्ण देता है। और दूसरा क्या बोला, उसने धर्म के संवर्धन के स्थापना पर समदृष्टि के विचारों पर प्रयास किया। कब आप इसको आंसर दे पाएंगे, जब आप पूरा, एक मिनट यहाँ पर देखिए, किसको, अशोक को, है ना। अशोक के सिलेबस आ रहा है आपका, देखिए सिलेबस से कहीं भी बाहर पूछ रहा है, अशोक से रिलेटेड जो ज़्यादा बार पूछा जा रहा है उसको आपको अलग से पूरा खास तौर पे आपको ध्यान देकर पढ़ना है। तो आप कौन पढ़ पाएगा, जो डिटेल पढ़ा है, रीडिंग किया है, जो वीडियोस जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख रहा है, जो बार बार उसको याद कर रहा है, मेमोराइज कर रहा है, तो क्या होगा, आपको आगे संभावनाएं आपकी बढ़ जाएगी यूपीएससी में, ठीक है। तो इसको याद रखिए, आपको डिटेल समझिए, फैक्चुअल रटने से कुछ नहीं होगा, फैक्ट के भी आवश्यकता है, साथ में डिटेल का भी। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 5, ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख है ना,
रॉक एडिक्ट्स है ना, रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है। संगम राज्य के विषय में जो बताते हैं अशोक के शिलालेख, अशोक के जो शिलालेख है संगम राज्य के बारे में जो बताते हैं वो कौन कौन है? पहला और 10वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख और दूसरा और 14वां शिलालेख। ठीक है, दूसरा और 14वां शिलालेख। तो बताइए ऐसा कौन सा अशोक का शिलालेख है जो संगम राज्य के बारे में बताता है? ठीक है, तो आपको पता होगा ये बात। आपको 1 मिनट यहाँ देखिए, ये यहाँ देखिए, दूसरा और 13वां। कौन सा? दूसरा और 13वां, दूसरा और 13वां यहाँ पर देखिए। तो ये जो 2 शिलालेख है ये कौन सा संगम राज्य के बारे में बताता है? दूसरा और 13वां। याद करिए इसको, एकदम याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आगे, अशोक के प्रमुख शिलालेख जो संगम राज्य के है ना विषय में बताते हैं, दूसरा और 13वां शिलालेख है। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा और 13वां शिलालेख क्या क्या बताता है? दूसरा और 13वां शिलालेख बताता है दक्षिण राज्यों, मतलब संगम राज्य। संगम राज्य क्या हो गया? दक्षिण राज्य। दक्षिण राज्यों को संगम राज्य कहते हैं, आप पढ़ेंगे आगे इतिहास में। और श्रीलंका, मतलब जो मैप है उसका दक्षिण हिस्सा जो है, दक्षिण संगम राज्य और आपका श्रीलंका जो है, इसके विषय में आपको बताता है अशोक का दूसरा और 13वां शिलालेख। आगे आप समझते चल रहे हैं। यहाँ देखिए दूसरा शिलालेख के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानिए। संगम राज्यों, चोल, पांड्यों, सत्यपुत्रों एवं केरल पुत्रों के स्थानों का उल्लेख। इसमें क्या क्या है? दूसरा शिलालेख में क्या क्या उल्लेख है आपको एकदम ध्यान से समझना है। ये पीछे पूछ रखा है ना, इसको आपको ध्यान से समझना है। दूसरा शिलालेख में संगम राज्यों के बारे में है, मतलब दक्षिण राज्यों के बारे में है ना, चोल के बारे में है, पांड्यों के बारे में और सत्यपुत्रों के बारे में है, और केरल के पुत्रों के बारे में भी है, उल्लेख है। ठीक है, स्थानों का उल्लेख है। यहाँ देखिए 13वां जो शिलालेख है इसमें क्या क्या है? 5 यूनानी राज्यों के अलावा कई जनजातियों का भी उल्लेख है। 5 यूनानी राज्य का तो है ही, और साथ में और छोटी छोटी जो जनजातियाँ भी, उसका भी उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में। ये सब आपको याद रखना है 13वें में क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम पढ़िए। तो आपको क्या करना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर बार आपका यूपीएससी आपकी मानसिकता पढ़ता है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को याद कर पा रहे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं। पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। आपको एक टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, दिमाग में बैठा हुआ कि पहले कौन है। तो सोने के सिक्के, यहाँ ध्यान दीजिए, सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नागर संस्कृति। तो आपको क्या करना है, इसको इमेज करिए। लोहे का हल, एक मिनट, लोहे का हल जो है वो सोने के सिक्के से ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, ये अपना दिमाग लगाइए। ये ऊपर रहेगा है कि नहीं? आहत मुद्रे पहले रहेगा कि सोने के सिक्के, ये भी दिमाग लगाइए। नागर संस्कृति सबसे ऊपर रहेगा या नागर संस्कृति सबसे बाद रहेगा? तो ये सब अपना दिमाग लगा के इन कूटों का प्रयोग करिए, खुद को सोचिए और पढ़ी हुई चीज़ों का आकलन करिए कि 3 4 1 और 2, 3 4 2 1, 4 3 1 2, 4 3 2 1, कैसा क्रम होगा, कैसा, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे करके कौन सा होगा, समझ रहे? किसका क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 है। 6 का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान दीजिए, 6 का डी हो जाएगा 4 3 2 1, एकदम उल्टा कर दीजिए। 4 3 2 1 मैंने बताया ना। सबसे पहले इसको कर दीजिए, 1 मिनट, फर्स्ट कर दीजिए इसको, अरे 1 सेकेंड, फर्स्ट कर दीजिए इसको, सेकंड कर दीजिए इसको, थर्ड कर दीजिए इसको, और फोर्थ कर दीजिए इसको। कैसे? नागर संस्कृति सबसे पहले थी, आपको पता था। लोहे का हल आया, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के आए, सोने के सिक्के आए। समझ गए? ये था इसका। इसको थोड़ा एनालाइज कर लीजिए थोड़ा सा। और इसमें एक चीज़ बता दूँ कि 1 मिनट, इसमें थोड़ा सा एनालाइज करिए। कभी कभी क्या होता है कि दो ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी के, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन उनका रहता है, यूपीएससी का ऐसा ही क्वेश्चन रहता है कि मुश्किल से ही बताए, कुछ प्रश्नों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आप यहाँ समझिए कुछ चीज़ों को। ठीक है, यहाँ देखिए, भारत में आने का सही कालानुक्रम क्या है, यहाँ समझिए। पहला है नागर संस्कृति, हड़प्पा काल। ठीक है, 2500 से 1750 BC। ठीक है, ये आपको वही 2500 से 1750 हड़प्पा संस्कृति। और लोहे का हल हो गया आपका उत्तर वैदिक काल, आपका 1000 BC के आसपास। ठीक है, और तीसरा हो गया आपका आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के या बुद्ध काल में। ठीक है, आगे यहाँ थोड़ा और देखिए, सोने के सिक्के फिर आए। सोने के सिक्के का प्रयोग कब? मौर्योत्तर काल में। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। अगर आप 1 मिनट, अगर आप नागर संस्कृति
द्वितीय नगरीकरण 6वीं शताब्दी में भी आया था, ठीक है। नागर संस्कृति आपको बताया था मैंने, द्वितीय नगरीकरण आपको सिलेबस पता है और पीवाईक्यू भी पता है, तो आपको उसमें पिछली पीवाईक्यू में मैंने बताया है और सिलेबस में भी डिस्कस किया है कि पहले हड़प्पा में हुआ और फिर आपका द्वितीय नागर हुआ 6वीं शताब्दी में। तो आप क्या करिए कि समझिए, यदि आप हड़प्पा को मानते हैं प्रथम नागर संस्कृति, तो ये पहला हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट में आ जाएगा। और अगर आप मानते हैं कि ये जो लोहे का हल है ये द्वितीय नागर संस्कृति 6ठी शताब्दी में आया, तो ये दूसरा हो जाएगा। तो इसका आंसर कैसा बनेगा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 और ये होगा, या तो फिर होगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, यहाँ समझ रहे 1 2 3 4, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 तो हमने बताया ही, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 ये आपको बताया ही। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर डी, ये है डी नंबर, क्वेश्चन नंबर डी है। और अगर वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 ये तो आपको बता दिया। और फिर 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 2 1 3 4, यहाँ देखिए 2 1 3 4। तो ऐसा करके आप इन दोनों में से समझिए, लेकिन ऑप्शन जैसा रहेगा उस हिसाब से आंसर मिलेगा। तो यही वाला आंसर होगा, समझ गए, डी। ऑप्शन में वो नहीं था, तो ऐसा करके हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट क्या करें, डिटेल आपको समझना है इस चीज़ों को। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कोई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, यूनानी, कुषाण और शक, इनमें से कोई कौन अपनाया और क्यों अपनाया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बुद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। बता चाहिए कि जो 6वीं शताब्दी का बात चल रहा है उस वक्त बुद्ध धर्म का प्रभुत्व था। ये कारण था क्योंकि हिंदू धर्म को छोड़ के आप, एक मिनट, हिंदू धर्म को छोड़ के आप बौद्ध धर्म को अपनाया है। तो आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ क्यों गया, कारण क्या है। कारण है बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था, उन्होंने युद्ध और हिंसा की नीति का परित्याग कर दिया था। कौन, बौद्ध धर्म वाले लोगों ने, है ना, ये कर दिया था, ये कारण था। जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए, है ना। जाति प्रथा बहुत सारा रहता है हिंदू में, है ना, हिंदू धर्म में, है ना। हिंदू धर्म में क्या हो गया, जाति प्रथा, क्या आ गया, जाति प्रथा, इसलिए वो लोग क्या किए कि इससे प्रभावित नहीं हुए। अच्छा, और चौथा क्या है, बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच अधिक आसानी थी, क्योंकि उस वक्त इनका प्रभुत्व था और इससे भारतीय समाज तक पहुंचना अधिक आसान था। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा इसका। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से ये समझिए, आपको ये समझना चाहिए। जाति, यहाँ देखिए, जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए थे, क्योंकि बहुत सारी जातिगत इसमें बन गई थी कि बहुत सारी जातियाँ आ गई थी जो कि उन लोगों को पसंद नहीं था। यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा आपको समझना है कि यूनान, कुषाण एवं शकों में से कई ने, है ना, बहुत सारे लोगों ने, इन तीनों में से बहुत सारे लोगों ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि जाति प्रथा इतना अभिभूत था, जाति प्रथा, है ना, की ओर आकर्षित नहीं हुआ। और जाति प्रथा आज भी हमारे हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। हिंदू धर्म, क्या लगता है आपको, ये अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें, आप यहाँ पे लिखिए, कमेंट करिए, आपका विचार देखना चाहूँगा कि आप एक सिविल सेवक का तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सेवा का, यूपीएससी का, और आपका विचार कैसा है इस सब चीज़ों को लेके, ठीक है। तो आप ये कमेंट करिए कि आप लिखिए कि अच्छी है या बुरी है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, आप शास्त्र में पढ़ रहे हैं, कॉपी लेके बैठे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं बहुत आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको लिखिए। इन प्रश्न में 2 वक्तव्य हैं, ठीक है। इस प्रश्न में क्या है, 2 वक्तव्य है, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, और इन दोनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए, देखिए, पढ़िए, कोशिश करिए, यहाँ पढ़िए। परीक्षण कर इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चुनिए। कूट, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कूट, है ना, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, कूट, है ना, कूट, कथन ए और कथन आर, 2 कथन दिया गया। क्या क्या, कथन ए बोलता है कि गांधार शैली पर यूनानी हेलेनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह है। कहाँ पर, गांधार शैली में यूनानी हेलेनिक, बिल्कुल सही, आप इसको अब सोचिए। और कथन आर, उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित हुआ, है ना, हीनयान क्या हो गया, प्रभावित हो गया। ये आप सोचिए, यहाँ पर देखिए बहुत ही डिटेल है, यहाँ हीनयान है या महायान नहीं लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैली से, आप ही पढ़े होंगे, ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़े होंगे इसको। 8 नंबर यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, देखते, तो आपको शब्द बाय शब्द आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए कितना बेसिक चीज़ यहाँ लिखा है। देखिए हीनयान लिखा है, आपको लगेगा कि हाँ बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, तो हो सकता है
ये तो था, आपको ये पता होगा, लेकिन ये जो है हीन यान लिख दिया, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर दोनों सही परंतु आर ए की स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। आप इसमें सोचिए और बताइए। आप क्वेश्चन नंबर कितना कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर ये हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं? हम लोग को 10 क्वेश्चन करना है, इसमें से हम लोग पहुँच गए 8 क्वेश्चन में पहुँच गए, है ना। इसका आंसर क्या है? 8 नंबर का, 8 नंबर का है आपका सी है। क्या है? सी। क्या होगा यहाँ पर? देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ए सही है और परंतु आर गलत है। फिर मैंने बताया यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ए सही है और आर गलत है। यहाँ देखिए ए सही है पर आर गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ हीन यान लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा सुन लीजिए आप। यहाँ देखिए एक कथन क्या बोल रहा है कि गंधार शैली पर यूनानी हेलेनिस्टिक प्रभाव का चिन्ह है। बिल्कुल ये था, हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में। और देखिए उस काल में हीनयान का रूप प्रभावित नहीं हुआ था, महायान का प्रभावित हुआ था। क्या हुआ था? महायान का। 2 शाखाएं बुद्ध धर्म में है, आपको पता है, हीनयान महायान। तो महायान था। यहाँ पर देखिए एक वर्ड को आपको इस तरह यूपीएससी पूछता है कन्फ्यूज करने के लिए, कितना डिटेल चीज़ है। यहाँ पे आसान लग रहा है पर जब एग्जाम सेंटर में आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप पूरा अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे तो। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? देखिए प्राचीनतम शाही आदेश अभिलेखों में कौन सा? भारतीय अभिलेखों में क्या कि खाद्यान्न संकट जो आ जाता है, खाद्यान्न संकट जो आता है उसका के लिए सुरक्षित रखने के लिए जो है, यहाँ पर ऑप्शन समझिए, ये सब आप समझिए। सोहगौरा ताम्रपत्र, बी है अशोक का रुम्मी न देई स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख, ठीक है। इन 2 नंबर, इसका क्या होगा आप बताइए? इसका हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ देखिए ये कौन सा? ये वाला हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है, सोहगौरा ताम्रपत्र में बताया गया है कि कैसे आपको खाद्यान्न को संकट अगर आ जाता है तो उसको आपको कैसे सुरक्षित रखना है। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। अभी अब थोड़ा सा सुन लीजिए एनालाइज कि क्या बोल रहा है कि एक प्राचीन भारतीय अभिलेख जिसमें खाद्यान्न को देश में संकट के रूप में उपयोग होता है सुरक्षित रखने के लिए के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश हैं। कौन है? सोहगौरा ताम्रपत्र। सोहगौरा ताम्रपत्र अशोक द्वारा निर्मित है। कौन सा? अशोक द्वारा निर्मित। आपको याद रखना होगा कि ये किससे संबंधित है? अशोक द्वारा। सोहगौरा ताम्रपत्र। और इसे किससे संबंधित है? खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए। और जब आप पढ़ेंगे तो अशोक का रुम्मी न देई स्तंभ, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा। प्रयाग प्रशस्ति जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा। और चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख जब आप पढ़िएगा तो आपको वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये देखिए मैप, मैंने बोला ना मैप बहुत ज़्यादा यूपीएससी पूछता था पहले। देखिए मैप, मानचित्र दिया गया मानचित्र संबंधित है। कितना बेसिक चीज़ पूछ दिया कि ये मैप दे दिया है और पूछा है कि किससे संबंधित है बताइए। अगर आपने मैप नहीं देखा, आप खाली प्राचीन भारत पढ़ रहे मैप का एनालाइज नहीं किए तो आप फिर नहीं बता पाएंगे ना। मैं मैप का एनालाइज करवाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैप में किसको किसको समस्या होता है, क्या क्या समस्या होता है, विश्व इतिहास में समस्या होता है, या फिर कैसा फिजिकल ज्योग्राफी में दिक्कत होता है, या फिर प्राचीन भारत के चीज़ों को अलग करने में दिक्कत होता है, आप कमेंट करके अपने मैप के संबंधित चीज़ों को बताइए। मैं पढ़ूंगा और मैं पर्सनली सब कोई को आपको दूर करूँगा उन समस्याओं को। यहाँ देखिए भारत का चित्र है और यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर है ना। ये किससे संबंधित है? ऑप्शन पढ़ते हैं। और यहाँ हिंद महासागर भी है, ठीक है। ये देखिए कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, देखिए कितना बेसिक चीज़ है। समुद्रगुप्त से उसकी दक्षिण भारत के अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से, ठीक है। यहाँ पर 10 का क्या है? देखिए ये जो मैप है, यानी कि देखिए इन क्षेत्रों में उनका शासन नहीं था, ठीक है। यहाँ पे उनका शासन नहीं था, इन क्षेत्रों में उनका शासन था, ठीक है। तो आपको बताना है कि इन क्षेत्रों में कौन से किसके शासन था। हाँ, इसका क्या होगा आपका? यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ देखिए सी। यहाँ देखिए अशोक से संबंधित कितने क्वेश्चन आगे आप नोट कर रहे होंगे। अशोक बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्त काल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अशोक से फेवरेट टॉपिक है सब यूपीएससी का। अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय तक, मतलब पूरे अशोक काल, पूरा अशोक काल यही है, ठीक है। ये पूरा मैप है एनसीईआरटी में सेम एज इट इज़ छापा हुआ कि ये आपका अशोक का है ना टाइम पीरियड है। क्या है? टाइम पीरियड है, ठीक है। आप समझिए। यहाँ पे अगला क्या है? देखिए मानचित्र, यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए मानचित्र है ना, यहाँ देखिए
मानचित्र दिया हुआ, ये मानचित्र बनाने का आपको हैबिट डालना है, ठीक है। मानचित्र कैसे किन किन क्षेत्रों में आप इसको यूपीएससी की एग्जाम में भी जब आप अशोक से संबंधित बनाएंगे तो आप उसको क्या करेंगे, बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में था। ये एक मैप का हैबिट डालिए। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय तक, है ना, उड़ीसा कलिंग विजय, उसके शासन के 13वें वर्ष, शासनकाल के 13वें वर्ष, कलिंग विजय कब हुआ था, 13वें वर्ष जब उसका शासनकाल था, के उपरांत का साम्राज्य। तो यहाँ पर क्या है, अशोक का जन्म से एकदम, अशोक के साम्राज्य जब वो लिया, तब जन्म नहीं, सॉरी, ये जब लिया, ठीक है, जब शासन में आए, गद्दी पे बैठा, तब से लेके आपका 13 साल जब उन्होंने कलिंग विजय का जीता तब तक, है ना। अशोक के बारे में और मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा आपको। और देखिए हम लोग का आज 1998, एक मिनट, 1998 कंप्लीट हो गया। 1997 का मैं बोलूँगा कि आप लोग देखिए जाके, 1995 का देखिए, 1996 का भी देखिए, ठीक है। ये सारे PYQs कंपलसरी आपको देखना है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और कोई भी समस्या है तो बताइए, और आप मेरे साथ यहाँ बने रहें इतने देर के लिए, और इससे कोई भी फ़ायदा हो जाए तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।